हेलो फ्रेंड्स, आप सभी की यूपीएससी पीसीएस एस्पिरेंट चैनल में स्वागत है। इसमें हम देखेंगे यूपीएससी की प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे, प्री की पेपर 1 सामान्य अध्ययन की देखेंगे। इससे पहले हम 2022 और 2021 की कंप्लीट देख चुके हैं और 2020 की हिस्ट्री एंड पॉलिटी राजनीतिक विज्ञान की और इतिहास की देख चुके हैं। आज हम देखेंगे भारत का भूगोल एवं विश्व का भूगोल देखेंगे, जो कि 30 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो अगर यदि आप न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यूपीएससी की प्रीवियस ईयर पेपर प्री प्लस मेंस दोनों के देखने के लिए, एनसीईआरटी की वीडियो देखने के लिए और टॉपर्स वीडियो देखने के लिए और साथ ही करंट अफेयर्स के लिए। और अगर यदि आपकी दोस्त एवं भाई बहन तैयारी करना चाहते हैं सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की, तो उसके यहाँ भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये क्या है? भारत का भूगोल, भू आकृति, प्रादेशिक एवं भूगर्भिक संरचना से ये क्वेश्चन है। सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है? सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है वो बताना है। अक्साई चीन के पूर्व में या लेह के पूर्व में या गिलगिट के उत्तर में या नुब्रा घाटी के उत्तर में? नुब्रा घाटी के उत्तर में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नुब्रा घाटी के उत्तर में। तो ये क्या है? नुब्रा घाटी के उत्तर में सियाचिन हिमनद है। नुब्रा घाटी के उत्तर में सियाचिन हिमनद है। तो इसका उत्तर में, यानी कि ये कहाँ है? दक्षिण में। सियाचिन हिमनद जो है नुब्रा घाटी के दक्षिण में स्थित है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सियाचिन हिमनद हिमालय के पूर्वी काराकोरम श्रेणी में स्थित है। तो ये कहाँ है? सियाचिन हिमनद जो है हिमालय की पूर्वी काराकोरम श्रेणी में, हिमालय की पूर्वी काराकोरम श्रेणी में स्थित है, जो विश्व की गैर ध्रुवीय क्षेत्र का दूसरा सबसे बड़ा हिमनद है। और ये क्या है? विश्व की दूसरी सबसे गैर ध्रुवीय क्षेत्र है, सबसे बड़ा है। और यह क्षेत्र विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है। सियाचिन हिमनद के पूर्व में अक्साई चीन है। तो देख लीजिए सियाचिन हिमनद, मान लीजिए यहाँ पे ये ईस्ट हो गया, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? सियाचिन हिमनद के अक्साई चीन पश्चिम। तो सियाचिन हिमनद के पूर्व में क्या है? अक्साई चीन है। अक्साई चीन इधर पूर्व में है, और ये पश्चिम में गिलगिट, पश्चिम में क्या है? गिलगिट है। इधर क्या है? गिलगिट, इधर अक्साई चीन। और दक्षिण पश्चिम में लेह तथा दक्षिण में नुब्रा घाटी। इधर क्या है? नुब्रा घाटी। और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हम लोग का है सियाचिन हिमनद। यहाँ पे सियाचिन हिमनद है। तो आगे बढ़ते हैं हम। ये समझ में आ गया होगा, इसका व्याख्या आप लोग देख लीजिएगा। कृषि में फर्टिगेशन की क्या लाभ है? फर्टिगेशन, ठीक है, फर्टिगेशन का क्या लाभ है? फर्टिगेशन यानी कि खाद्य का तरलीय रूप में देना, क्या कहलाता है? फर्टिगेशन। सिंचाई जल की क्षारीयता का नियंत्रण संभव। तो सिंचाई, जब हम फर्टिगेशन करते हैं कृषि में, फर्टिगेशन यानी कि इसमें क्या होता है? फर्टिलाइजेशन को हम वाटर में मिला के छिड़काव होता है, तो ड्रिप तंत्र से सिंचाई करते हैं। तो इसमें क्या होता है? सिंचाई की जल की क्षारीयता का निरीक्षण संभव है। तो ये क्या है? ये सही है, ठीक है। सिंचाई जल का क्षारीयता को नियंत्रण करता है, जो कि यहाँ पे जल में जो क्षारीयता होता है उसको कंट्रोल करता है। कब? जब कृषि में फर्टिगेशन करते हैं, यानी कि वहाँ पे छिड़काव होता है तो या ड्रिप तंत्र से होता है। रॉक फॉस्फेट और सभी अन्य फॉस्फेट उर्वरकों का सफलता के साथ अनुप्रयोग होता है। नहीं, ये नहीं होता है। ये जो रॉक फॉस्फेट का क्या होता है? अनुप्रयोग नहीं होता है। पौधों के लिए पोषक बढ़ी हुई मात्रा में सुलभ किए जा सकते हैं। पौधों के लिए पोषक, तो ड्रिप तंत्र जाता है तो इसमें क्या होता है? जितना आवश्यक है उतना ही मिलेगा। ड्रिप तंत्र या छिड़काव तंत्र, तो इसमें क्या होगा? फर्टिलाइजेशन का भी क्या होगा? अधिक मात्रा में नहीं होगा, यानी कि वेस्ट नहीं होगा। और साथ में क्या होगा? इसको जो पोषक जो है बढ़ी हुई मात्रा में सुलभ मिलेगा। पोषक जितना आवश्यकता, जितना ज़रूरत है उतना मिलेगा। क्या होगा इसमें? जो अगर ऐसे ही हम देते हैं फर्टिलाइजेशन, तो क्या होता है? वहाँ पे ज़मीन का नीचे चला जाता है, कुछ एब्जॉर्ब करता है पौधा, फिर बाकी जो है ज़मीन का अंदर पानी के साथ चला जाता है। तो ये क्या है? 3 नंबर सही है।
रासायनिक पोषकों के निछालन में कमी, तो रासायनिक पोषक जो है उसका निछालन में कमी होता है, मतलब बर्बाद नहीं होता है। तो इस प्रकार क्या हो गया, 1 3 4 सही है, 1 3 4 सही है, यानी कि 2 छोड़ के बाकी सब है। तो जहाँ 2 नहीं रहेगा तो 2 यहाँ पे देख लीजिए सी में नहीं है, तो इस प्रकार सी इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा सा इसका व्याख्या। फर्टिगेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें उर्वरक को ड्रिप या स्प्रे सिंचाई प्रणाली में जल के साथ विस्तारित किया जाता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, फर्टिगेशन क्या है, एक प्रक्रिया है जिसमें उर्वरक को ड्रिप या स्प्रे सिंचाई प्रणाली द्वारा विस्तारित किया जाता है। फर्टिगेशन के विभिन्न लाभ इस प्रकार है, क्या क्या लाभ है इसके, उर्वरक उपयोग की दक्षता में सुधार, यानी कि उर्वरक का कम उपयोग हम कर सकते हैं। पोषक तत्वों की उपलब्धता को बढ़ाना, वृद्धि और उपज को प्रभावित किए बिना, देख लीजिए वृद्धि और उपज को प्रभावित किए बिना क्या हो सकता है, 20 से 40% उर्वरक का बचाना, तो ये जो वेस्ट हो जाता है वो नहीं होगा। इसके अतिरिक्त इससे सिंचाई जल की क्षारीयता का नियंत्रण भी संभव है, जो हम लोग देख चुके। पर्यावरण प्रदूषण को कम करना तथा पोषक तत्वों के निछालन यानी कि लीचिंग को कम करना आदि। ड्रिप फर्टिगेशन के माध्यम से नाइट्रोजन का सबसे अधिक उपयोग पोषक तत्व के रूप में किया जाता है। फर्टिगेशन में मुख्य रूप से नाइट्रोजन, कैल्शियम, मैग्नीशियम उर्वरकों का उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, कृषि में शून्य जुताई का या के क्या लाभ है। तो शून्य जुताई क्या होता है वो हम सबसे पहले समझते हैं। शून्य जुताई मतलब कम से कम जुताई करके क्या करना, फसल लगाना, कम से कम जितना कम हो सके उतना। तो देखते हैं हम, पिछली फसल के अवशेषों को जलाए बिना गेहूं की बुआई संभव। तो क्या होता है, कृषि में शून्य जुताई से क्या होता है, पिछली फसल की जो अवशेष होता है उसको बिना बर्बाद किए मतलब बिना जलाए क्या करना, वहाँ पे फसल उगाना संभव होता है। तो इसमें क्या है, गेहूं का फसल, तो ये संभव है, तो 1 नंबर सही है। चावल की नई पौधों की नर्सरी बनाए बिना धान के बीजों का नम मृदा में सीधे रोपण संभव। यहाँ क्या बोल रहा है, चावल की नई पौधों की नर्सरी बनाए बिना, चावल की नई पौधे की नर्सरी बनाए बिना धान के बीजों का नम मृदा में सीधे रोपण संभव है, तो ये भी सही है। इसमें क्या होता है, कृषि में इसमें ड्रिप तंत्र का प्रयोग, ड्रिप लगा के यहाँ पे क्या हो सकता है, चावल की जो बीज होता है यानी कि धान, उसको हम ड्रिप में देके डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, बिना जुताई करके लगा सकते हैं गीला मिट्टी में यानी कि नम मृदा में, तो ये भी सही है। मृदा में कार्बन पृथक्करण संभव, तो इससे क्या होता है, मृदा में जो कार्बन पदार्थ होता है कार्बन, उसका पृथक्करण हम आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि जुताई नहीं करेंगे तो वो जो रहेगा एक जगह एक साथ रहेगा, तो उसको आसानी से हम हटा सकते हैं। तो तीनों सही है, इस प्रकार इसका 1 2 3 हो जाएगा आंसर, डी नंबर, ऑप्शन नंबर इसका डी। इसकी व्याख्या हम यहाँ पे देख सकते हैं, शून्य जुताई एक न्यूनतम जुताई प्रथा है जिसमें नई फसल को पिछली फसल के अवशेषों को जलाए या नष्ट किए बिना ड्रिल्स के माध्यम से बोया जाता है। चूँकि जुताई मिट्टी की प्राकृतिक संरचना को बाधित करती है और कुछ कार्बन को मृदा से अलग कर इधर उधर बिखेर देता है। तो देख सकते हैं जुताई करते हैं तो क्या होता है, कार्बन पदार्थ जो भी रहता है उसको क्या करेगा, जोतेंगे तो इधर उधर हो जाएगा, जुताई करने टाइम तो बिखेर देता है। मगर शून्य जुताई के दौरान ड्रिल्स के माध्यम से बीजों को बोया जाता है, जिसके कारण कार्बन बिखराव अधिक नहीं होता। तो ड्रिल्स में क्या होता है, उस जुताई में क्या होगा, मिट्टी इधर उधर उतना नहीं होगा तो बिखराव नहीं होगा। कार्बन का पृथक्करण संभव होता है, इसके माध्यम से मृदा में नमी बनी रहती है और बीजों को सीधे रोपित किया जा सकता है। तो क्या है, जब जुताई नहीं करेंगे तो मिट्टी हल्का नहीं होगा तो क्या होगा, जल्दी सूखेगा भी नहीं, तो इसके चलते क्या होगा, मृदा में या मिट्टी में नमी बनी रहती है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। भारत में दालों के उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दालों के उत्पादन के संदर्भ में उड़द की खेती खरीफ और रबी दोनों फसलों में उगाया जाता है, ये सही है। जो दाल है उड़द का रबी में भी उगाया जा सकता है, यानी कि ठंडे का दिन में या धूप के दिन में, और दूसरा क्या है, खरीफ वर्षा के दिनों में भी उगाया जा सकता है। कुल दाल उत्पादन का लगभग आधा भाग केवल मूंग का है, नहीं, केवल दाल उत्पादन का आधा भाग मूंग का नहीं है, ये गलत है। पिछले 3 दशकों में जहां खरीफ दालों का उत्पादन बढ़ा है वहीं रबी वालों का उत्पादन घटा है, ये उल्टा दिया है, रबी वाला का घटा है और क्या है,
रबी दालों का उत्पादन घटा है बोल रहा है। रबी दालों का उत्पादन बढ़ा है और खरीफ दालों का उत्पादन घटा है। तो इस प्रकार इसमें क्या हो गया, लास्ट का दोनों गलत हो गया, एक नंबर सही हो गया। तो केवल और केवल इसका एक हो जाएगा। इसकी व्याख्या ये रहा। दालें भारत की शाकाहारी लोगों की इतना आप लोग देख लीजिएगा। इसका क्या है ये दे दूंगा, आप लोग इसको देख लीजिएगा। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 2018-19 की खरीफ एवं रबी समय उड़द की कुल उत्पादन 3.06 मिलियन टन रहा। भारत में कुल दाल उत्पादन का 2018-19 में लगभग 22.08 मिलियन टन रहा, जबकि चना की दाल की उत्पादन सबसे अधिक। तो ये उस टाइम में जो है उस टाइम का है ये डाटा, तो ये आप देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम। इसकी PDF आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ रहेगा, वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन करके डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर यदि आप न्यू हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब एवं अपने दोस्तों एवं भाई बहनों में शेयर कर दें और साथ ही लाइक भी कर दें। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह फसल उपोषण प्रकृति की है, उसके लिए कठोर पाला हानिकारक है। विकास के लिए उसे कम से कम 210 पाला रहित दिवसों और 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता पड़ती है। हल्की सुअपवाहित मृदा जिसमें नमी धारण करने की क्षमता है, उसकी खेती के लिए आदर्श रूप से अनुकूल है। यह फसल निम्नलिखित में से कौन सी है? तो देख लीजिए, 210 दिन कम से कम क्या होता है, पाला नहीं पड़ना चाहिए, यानी कि ठंडा नहीं लगना चाहिए। तो ये क्या है, कपास की बात किया जा रहा है, कपास। ठीक है, चाहे तो ठंडा टाइम में भी ये हो सकता है, लेकिन कपास, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके सही आंसर क्या हो जाएगा, कपास। ये इसकी व्याख्या है। कपास को भारत का देशज या मूल पौधा माना जाता है। पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर हड़प्पा संस्कृति के समय में कपास की कृषि का प्रचलन सिद्ध हुआ है। कपास उष्ण तथा उपोष्ण कटिबंधीय पौधा है। कपास के लिए औसतन तापमान 20 डिग्री से 30 डिग्री होने के साथ प्रचुर मात्रा में धूप, आर्द्र मौसम, 50 से 100 सेमी वार्षिक वर्षा एवं उर्वरक सुप्रवाहित मृदा का होना आवश्यक है। पाला कपास की कृषि के लिए हानिकारक होता है। देख लीजिए, पाला क्या होता है, हानिकारक होता है। और कम से कम 210 दिन पाला रहती है, यानी कि पाला नहीं पड़ना चाहिए। अगर पाला पड़ेगा तो उस पर हानिकारक प्रभाव पड़ेंगे। तो ये आप पूरा पढ़ सकते हैं। आगे बढ़े हम। भारत में गन्ने की खेती में वर्तमान प्रवृत्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देख लीजिए, गन्ने की खेती के संदर्भ में भारत की वर्तमान प्रवृत्ति, यानी कि 2020 टाइम का पूछा है, या जो अभी तक भी चल रहा है। जब बर्ड चीप सेटलिंग को नर्सरी में उगाकर मुख्य कृषि भूमि में प्रतिरोपित किया जाता है, तब बीज साम्राज्य में बड़ी बचत होती है। ये सही है। क्या है, एक प्रोसेस है इसमें, क्या है, गन्ना लगाने का, जिसमें क्या होता है, पहले नर्सरी बनाया जाता है। बर्ड चीप सेटलिंग, इसमें क्या होता है, एक नर्सरी लगाया जाएगा, वहाँ से 2 स्टेप से अंकुरित होगा, आंख होगा, उसको काट के क्या किया जाएगा, 2 बना के 2 लगाया जाएगा, उसे अलग करके। तो इस प्रकार ये सही है। इससे क्या होता है, बीज का बचत होता है, 50 से 60% बीज की बचत होता है, और किसी किसी में 80% तक भी हो जाता है। जब सेटस का सीधे रोपण किया जाता है, तब एक कलिका सेटस का अंकुरण प्रतिशत कई कलिका सेटस की तुलना में बेहतर है। यहाँ क्या बोल रहा है, जो बोल रहे हैं, हम सीड्स लगाते हैं, इसे नर्सरी करते हैं, तो इसमें इस स्टेप्स निकलता है। अधिकतर क्या होता है, 2 वाला काट के लगा लिया जाता है, इसको 2 बना के। तो इसमें बोला जा रहा है कि एकल वाला जो रहेगा उसमें क्या होता है, अधिक सेट्स होता है, सेट्स का अंकुरण, यानी कि ज़्यादा अंकुरण होता है बोल रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, जिसमें 2 वाला भी रहेगा, इस प्रकार से वहाँ से 2 को अलग अलग करके लगाएंगे, तो दोनों में क्या होगा, ये दोनों पौधा से जितना अंकुरित होगा वो सिंगल वाला से भी उतना ही होगा, इसलिए ये गलत हो गया। खराब मौसम की दशा में यदि सेट्स का सीधे रोपण होता है, तब एक कलिका सेटस का जीवित बचना बड़े सेटस की तुलना में बेहतर होगा। यहाँ क्या बोल रहा है, एक सेटस जो होगा, यानी कि एक को लगाएंगे तो नर्सरी में एक से एक ही लगाएंगे, तो उसकी जो हानिकारक परिस्थितियाँ या मौसम अच्छा नहीं रहेगा तो उसको जीवित रहने की संभावना बढ़ता है। और जो 2 या 3 रहता है, इसको काट के हम लगाते हैं नर्सरी करने के बाद, तो इसमें जीवित रहने की क्षमता कम होता है बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है।
दोनों में जो भी हानिकारक प्रभाव पड़ेगा सेम पड़ेगा। गन्ने की खेती उत्तक संवर्धन से तैयार की गई सेटलिंग से की जा सकती है। तो गन्ने की खेती क्या है, उत्तक संवर्धन से किए जा सकते हैं, एकदम की जा सकती है उत्तक संवर्धन से। यानी कि इसका हम देखें क्या, एक और चार जो है इसका सही हो गया, बाकी गलत हो गया। तो 1 और 4 उपयुक्त कथनों यहाँ पे देख सकते हैं, ये क्या है, उपयुक्त कथनों में कौन सा सही है। तो 1 और 4 हम देखें सही है, जो कि सी में है। व्याख्या इसका आप लोग पढ़ लीजिएगा, देख लीजिए। जो बोले हम वही है, 40 से 50% बीज की बचत होता है, कभी कहीं पे 80% भी होता है। और ये सब विधि इसका आप लोग पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस या किन पद्धतियों को पारितंत्र अनुकूली कृषि माना जाता है। तो भारत के संदर्भ में किन परितंत्र को, फसल विविध रूपन, देख लीजिए ये तो माना जाता है फसल विविध रूपन, यानी कि एक टाइम में अलग अलग फसल उगाने का पद्धति, जिसमें क्या होता है एक फसल में अगर यदि बीमार हो जाता है, यानी कि उसमें कुछ रोग लग जाता है, तो दूसरा के बचने की संभावना बढ़ता है और इससे क्या होता है उपज बढ़ता है। तो फसल विविध रूपन ये ठीक है। सिंभ अधिक भी एक प्रकार की फसल है, तो ये भी किया जाता है। दूसरा क्या है, तीसरा टेंसियोमीटर का प्रयोग किया जाता है, मिट्टी को मेजर करने का प्रयोग फसल, ठीक है। तो ये भी क्या है, इसका भी उपयोग किया जाता है। ऊर्ध्वाधर कृषि यानी कि कम जगह में क्या किया जाता है, कम जगह में ऊर्ध्वाधर कृषि किया जाता है, कम जगह में इस प्रकार की कृषि किया जाता है, यानी कि सभी के सभी इसका सही है, डी ऑप्शन। इसकी व्याख्या देखते हैं हम। फसल विविध रूपन का आशय विविध प्रकार की फसलों के उत्पादन के साथ साथ कृषि संबंध उच्च मूल्य वस्तुओं के उत्पादन से है। तो देख लीजिए उच्च मूल्य उत्पादन से है। उसके बाद सिंभ अधिक कृषि की ऐसी पद्धति है जिसमें मिट्टी की उर्वरता बनाए रखते हुए न्यूनतम उर्वरकों के प्रयोग के साथ फसल उत्पादित की जाती है। तो इसमें क्या है, सिंभ अधिक एक कृषि की एक ऐसी पद्धति है जिसमें मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखते हुए, मिट्टी की उर्वरता को कम होने नहीं देना है और क्या करना है, न्यूनतम उर्वरक खाद का कम से कम उपयोग करके फसल उगाने का प्रक्रिया है। उसके बाद टेंसियोमीटर क्या है, कृषि में प्रयोग होने वाला एक ऐसा उपकरण जिससे मिट्टी में नमी की मात्रा पता लगाया जाता है। तो टेंसियोमीटर क्या है, मिट्टी की नमी पता करने वाला एक उपकरण है। ऊर्ध्वाधर कृषि की वैसी पद्धति है जिसमें फसलों को एक कृत्रिम वातावरण में एक निश्चित ताप एवं प्रकाश के माध्यम से उत्पादित किया जाता है। इस पद्धति में कम जगह में फसलों की उच्च उत्पादकता प्राप्त होती है। उपयुक्त चारों विकल्प परितंत्रिक अनुकूल कृषि के उदाहरण। तो चारों क्या है, परितंत्रिक अनुकूल के उदाहरण है। लेकिन जो इसका आंसर दिए थे यूपीएससी, ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग, तो जारी उत्तर कुंजी में प्रयुक्त प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए माना गया। तो इसका जो सही उत्तर विकल्प ए माना गया। ए में क्या है, 1 2 3, 4 को नहीं माना गया ऊर्ध्वाधर कृषि, क्योंकि ये कृत्रिम रूप से बनाया जाता है, इसलिए शायद इसको संघ लोक सेवा आयोग ने नहीं माना, नहीं तो सब क्या है अनुकूलित है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। खेती में बायोचार का क्या उपयोग है, बायोचार का क्यों उपयोग है। तो बायोचार क्या होता है, पदार्थ होता है, जैविक पदार्थ होता है, जिससे क्या होता है कृषि में उर्वरता बढ़ जाता है, ठीक है, उत्पादन की क्षमता भी इससे बढ़ जाता है। बायोचार ऊर्ध्वाधर खेती में वृद्धि कर माध्यम के अंश के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है, एकदम किया जा सकता है। जब बायोचार वृद्धि कर माध्यम के अंश के रूप में प्रयुक्त किया जाता है तो वह नाइट्रोजन यौगीकरण सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को बढ़ावा देती है, ये भी सही है। जब इसका उपयोग किया जाता है तो जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले सूक्ष्म जीव होता है उसकी वृद्धि उसको बढ़ा देता है। जब बायोचार वृद्धि कर माध्यम के अंश के रूप में प्रयुक्त किया जाता है तब वह उस वृद्धि कर माध्यम की जल धारण क्षमता को अधिक लंबे समय तक बनाए रखने में सहायक होता है, ये भी सही है। जब बायोचार लगाया जाता है तो क्या होता है, वहाँ पे जो मिट्टी होता है उसमें जल धारण करने की क्षमता बढ़ जाती है, तो ये भी सही है। तो सब सही है, 1 2 3 ये पढ़ लीजिएगा आप। इसकी व्याख्या आगे बढ़ते हैं हम।
ये इसकी व्याख्या ये भी है। निम्नलिखित खनिजों पर विचार कीजिए। बेंटोनाइट, क्रोमोमाइट, क्रोमाइट, कायनाइट, सिलीमेनाइट। भारत में उपयुक्त में से कौन सा या से आधिकारिक रूप से नामित प्रमुख खनिज है? तो आधिकारिक रूप से नामित, तो आधिकारिक से नामित क्या है? क्रोमाइट भारत में है, कायनाइट भी है, सिलीमेनाइट भी है, बेंटोमाइट नहीं है। तो यहाँ पे इसकी व्याख्या देख सकते हैं। तो एक छोड़ के क्या हो जाएगा? जहाँ पे एक नहीं है, ये वाला डी नंबर इसका आंसर हो गया। ये इसकी व्याख्या देख सकते हैं। भारत कुल 95 खनिजों का उत्पादन करता है। तो भारत कितना खनिजों का कुल उत्पादन करता है? 95 खनिजों का उत्पादन करता है, जिनमें से 4 हाइड्रोकार्बन ऊर्जा खनिज है, 4 हाइड्रोकार्बन, 5 परमाणु खनिज, 10 धात्विक है और 21 गैर धात्विक एवं 55 छोटे खनिज शामिल हैं। खनिज अनेक महत्वपूर्ण उद्योगों के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराता है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार कायनाइट, सिलीमेनाइट, क्रोमाइट आधिकारिक रूप से प्रमुख खनिज है। भारत सरकार द्वारा बेंटोनाइट को 10 फरवरी 2015 को गौण खनिज के रूप में घोषित किया गया। तो इसको क्या किया है? बेंटोनाइट को गौण खनिज के रूप में घोषित किया गया है। तो इसलिए इसका क्या होगा? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, 2, 3 और 4 आगे देखते हैं हम। इस्पात स्लैग निम्नलिखित में से किसके लिए समरागी हो सकती है? इस्पात स्लैग तो आधार सड़क के निर्माण के लिए, आधार सड़क का निर्माण में आधार के लिए, ठीक है, इस्पात का यूज किया जाता है। तो ये सही है। कृषि मृदा के सुधार के लिए सीमेंट वगैरह क्या होता है? कृषि मृदा के सुधार में भी इसका इस्तेमाल हो सकता है। इसका जो इस्पात स्लैग होता है उसका सीमेंट के उत्पादन के लिए भी इस्पात स्लैग की उपयोग होता है। तो इस प्रकार जो इसकी आंसर हो गया 1, 2, 3 तीनों सही है। यहाँ पे देख सकते हैं, नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुने। तो सबका सब है, यानी कि डी। व्याख्या देख लेते हैं। स्टील इस्पात स्लैग स्टील निर्माण के दौरान बनने वाला एक उप उत्पाद है जो पिघले हुए स्टील को भट्टियों में अशुद्धियों से अलग करने के दौरान उत्पन्न होता है। तो जो पिघला हुआ स्टील होता है उसको भट्टियों में अशुद्धि से अलग करने के दौरान ये उत्पन्न होता है। स्टील स्लैग का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है, जैसे पोर्टलैंड में किया जाता है ब्लास्ट फर्नेस, यानी कि पत्थर वगैरह ब्लास्ट करने के लिए फर्नेस। स्लैग सीमेंट के उत्पादन में, आधार सड़क के निर्माण के लिए, उर्वरक एवं मृदा सुधार में, सीमेंट क्लिंकर के लिए, कच्चे माल के रूप में आदि में किया जाता है। अतः विकल्प डी सही है। तो इसका क्या है? विकल्प डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जेट प्रवाह केवल उत्तरी गोलार्ध में होता है। नहीं, ये गलत है। उत्तरी गोलार्ध नहीं, उत्तरी एवं दक्षिणी दोनों गोलार्ध में होता है, इसलिए ये गलत है। केवल कुछ चक्रवाती केंद्र में वाताक्षी उत्पन्न करते हैं, ये सही है। कुछ ही चक्रवात ऐसे होते हैं जो क्या होता है? केंद्र में वाताक्षी उत्पन्न करते हैं। चक्रवाती की वाताक्षी के अंदर का तापमान आसपास के तापमान से लगभग 10 डिग्री सेल्सियस कम होता है। नहीं, ये कम नहीं होता है, ज़्यादा होता है, आसपास के तापमान से ज़्यादा होता है, इसलिए ये भी गलत। केवल और केवल 2 सही इसका, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं। महासागर औसत तापमान ओकेजन मीन टेम्परेचर, यानी कि OMT, इस संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा या से सही है? OMT को 26 डिग्री सेल्सियस समताप रेखा के गहराई तक मापा जाता है, जो कि जनवरी मार्च में हिंद महासागर के दक्षिण पश्चिम में 129 मीटर पर होता है। नहीं, ये गलत है। 26 डिग्री सेल्सियस समताप रेखा की गहराई तक मापा जाता है, ये जरूरी नहीं है, ठीक है, समताप रेखा की गहराई तक मापा जाना। तो इस प्रकार ये गलत हो गया। OMT यानी कि ओकेजन मीन्स टेम्परेचर या महासागर औसत तापमान क्या है? जो जनवरी मार्च में एकत्रित किया जाता है, उसे यह निर्धारित करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है कि मानसून में वर्षा की मात्रा एक निश्चित दीर्घकालीन औसत वर्षा से कम होगी या अधिक होगा। तो यह पता लगाने के लिए किया जाता है कि एक जो मानसून की जो वर्षा है वो क्या है? दीर्घकालिक औसत वर्षा से कम होगा या
ज़्यादा होगा। ये जानकारी इकट्ठा करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो इस प्रकार ये 2 सही हो गया, तो इसका केवल और केवल 2। इसकी व्याख्या आप ये पढ़ सकते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। नदी में जाकर मिलने वाले, देख लो, मेकोंग, मेकोंग अंडमान सागर नहीं, मेकोंग जो है चाइना में जाके चाइना के सागर में मिलता है, चाइना के दक्षिण चीन सागर में मिलता है, इसलिए ये गलत हो गया। थेम्स, आयरिश सागर नहीं, थेम्स जो है आयरिश सागर नहीं, इंग्लिश चैनल्स में जाकर मिलता है थेम्स नदी इंग्लिश चैनल्स में, इसलिए ये दोनों तो गलत होगा। वोल्गा, वोल्गा जो है या वोल्गा कहाँ है, कैस्पियन सागर, ये सही है। ये कहाँ मिलता है, कैस्पियन सागर में। जम्बेजी, जम्बेजी हिंद महासागर, ये भी सही है। तो 3 और 4 इसका सही हो गया, 3 4 ऑप्शन नंबर सी, 3 4 इसका सही हो गया। आप इसकी पढ़ लीजिएगा व्याख्या। तो चलिए इसमें इतना ही, पूरा देख चुके 2020 की। अब फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इकोनॉमिक्स के साथ मिलते हैं या पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के साथ मिलते हैं। अगर यदि अच्छे लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें एवं अपने दोस्तों एवं भाई बहनों में शेयर कर दें और साथ ही लाइक भी कर दें।